नमस्कार, मैं डॉक्टर एन पी तिवारी। आज हम लोग कार्डियक फंक्शन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। कार्डियक फंक्शन टेस्ट में स्पेशली बात करेंगे सिंपल ब्लड टेस्ट के बारे में, जिनको करके आपको पता लग सकता है कि पेशेंट में कार्डियक प्रॉब्लम है या नहीं है, यदि है तो कौन सी है। और दूसरा, कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जिनको करके आप पता लगा सकते हैं कि इन पेशेंट को भविष्य में हृदय से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है या नहीं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कई लोगों की सडन डेथ हो रही है। जैसे कि वीडियो में आपने देखा ही होगा कि कोई नाच रहा था और तुरंत गिर गया और ख़त्म हो गया, और कोई बैठे बैठे ही ख़त्म हो गया, कोई कुछ अपना एक्टिविटीज़ कर रहा था, कुछ भी खेल रहा था या अपने ड्यूटी आवर्स में काम कर रहा था और ख़त्म हो गया। तो ऐसे टेस्ट में आपको उन टेस्ट के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिनको जान के आप भविष्य में होने वाले हृदय रोग के बारे में पता लगा सकते हैं। क्योंकि जब सडन डेथ होती है तो आपके पास इन्वेस्टिगेशन का टाइम कहाँ से होगा, जब ट्रीटमेंट का टाइम नहीं होता है। तो इसलिए कुछ ऐसे पैरामीटर भी हैं जिनसे करवा के आप पता कर सकते हैं कि भविष्य में आपको हृदय की कोई बीमारी हो सकती है या नहीं। तो इसमें हम जानेंगे कि पहला तो जो सिंपल टेस्ट है वो कार्डियक ट्रोपोनिन आई या टी करके रहता है। इसमें से आई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर दूसरा है इस्कीमिया मॉडिफाइड एल्बुमिन। अगर ये दोनों टेस्ट या मार्कर्स रेज आते हैं पेशेंट में, तो वो बताते हैं कि पेशेंट को एमआई के चांसेस है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन दूसरा अगर होता है बीएनपी या प्रो बीएनपी, बी टाइप नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड या प्रो बीएनपी, एंटी प्रो बीएनपी, इसका उपयोग होता है जानने के लिए कि जैसे पेशेंट में ब्रेथलेसनेस है या सांस लेने में समस्या हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो उसका क्या कारण है। वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको पल्मोनरी रीजन से भी हो सकती है, यानी कि लंग की वजह से भी हो सकती है और हार्ट की वजह से भी हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा मार्कर होता है जिसको आप सिंपल ब्लड टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि आपको जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है वो कार्डियक रीजन की वजह से है या पल्मोनरी रीजन की वजह से भी। तो अगर बीएनपी रेज्ड है तो वो कार्डियक रीजन की वजह से है, अगर नॉर्मल है, विद इन नॉर्मल लिमिट है, तो पल्मोनरी रीजन की वजह से भी है। फिर अगर बीएनपी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा रेज्ड है तो वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को इंडिकेट करता है। अब हम ऐसे टेस्ट के बारे में पता लगाएंगे, बात करेंगे कि जिनको करके आप पता लगा सकते हैं कि भविष्य में आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्या। उसमें इम्पॉर्टेंट होता है लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, एसडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स। अगर ये हैं तो चूँकि ये ज़्यादा ज़रूरी होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, तो अगर इनका लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा है तो आपको लिपिड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एथेरोस्क्लेरोसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है, लेकिन सीआरपी, एचएससीआरपी, ये दोनों कार्डियक इवेंट को भी बताते हैं कि फ्यूचर में एथेरोस्क्लेरोसिस होने का या करंट में भी एथेरोस्क्लेरोसिस का चांसेस है। दूसरा होता है लाइपोप्रोटीन फॉस्फोलाइपेज A2, ये भी फ्यूचर में कार्डियक रिस्क को बताता है। अब जैसे कि इनमें से हम क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है। अगर आपको हार्ट डिजीज़ के लिए, हार्ट अटैक के लिए जो करते हैं या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, अगर उसके लिए करना है तो कौन कौन से ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। क्रिएटिनिन काइनेज है, क्रिएटिनिन काइनेज MB है, मायोग्लोबिन है, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी है। फिर ये जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी अलग अलग टाइम होती है। जैसे ट्रोपोनिन आई और CKMB दोनों 4 से 6 घंटे में एब्नॉर्मली एक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन और इनका पीक आवर्स भी 12 to 24 आवर रहता है। लेकिन अंतर क्या है कि कार्डियक ट्रोपोनिन आई जो होता है वो 10 to 14 डेज के लिए उसकी ड्यूरेशन रहता है, जबकि CKMB अप टू 3 डेज में नॉर्मल हो जाता है। फिर इसी तरह आप क्रिएटिनिन काइनेज, AST, LDH, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं एज ए मार्कर। ये वही एक्टिविटीज़ ग्राफ चार्ट में दिखाई गई है। फिर
हार्ट फेलियर, जैसा कि मैंने बताया ना कि एंटी BNP बी टाइप नाइट्रोटिक पेप्टाइड या ब्रेन टाइप नाइट्रोटिक पेप्टाइड या प्रो BNP, इसको करके आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट फेलियर या उसके वेंट्रिकल्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये रेज है तो ये पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को इंडिकेट करते हैं। और इनकी सीरियल मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनका हाफ लाइफ बहुत कम होता है। दूसरा होता है फ्यूचर कार्डियक रिस्क। फ्यूचर कार्डियक रिस्क ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब जो अपन बात कर रहे हैं ना वो सडन डेथ के बारे में, तो सडन डेथ अपन तभी प्रिवेंट कर सकते हैं जबकि पेशेंट को फ्यूचर रिस्क के बारे में पता हो, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसमें से कोलेस्ट्रॉल हो गया। कोलेस्ट्रॉल में आप सुनते ही होंगे कि कोई बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL को कुछ लोग बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली दोनों ट्रांसपोर्टर है। जो LDL होता है वो कोलेस्ट्रॉल को सेल में लाता है और जो HDL होता है वो कोलेस्ट्रॉल को सेल से निकाल के लीवर में ले जाता है। इसलिए जो सेल में लाता है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और जो सेल से कोलेस्ट्रॉल को निकालता है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसलिए आपके शरीर में HDL ज़्यादा होना चाहिए और LDL कम होना चाहिए। फिर दूसरा CRP से भी आप CRP या HSCRP को मेज़र करके भी आप अपना फ्यूचर रिस्क प्रिडिक्ट कर सकते हैं और फिर आप उसको मॉडिफाई करने का प्रयास कर सकते हैं। ये वही है जो मैं बोल रहा था कि LDL है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि वो LDL इज़ टू डिलीवर कोलेस्ट्रॉल टू सेल और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि वो सेल से रिमूव करता है। फिर होता है एक फास्फोलाइपेज A2 टेस्ट। ये भी आपको फ्यूचर रिस्क को इंडिकेट करता है कि प्लाक फॉर्मेशन और रप्चर अगर ये हैं तो आपको CRP से आप फ्यूचर रिस्क प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फास्फोलाइपेज A2 से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्लस आजकल लोग प्लाज्मा सेरामाइड्स भी कर रहे हैं जिसके अगर रेज हैं तो फ्यूचर में कार्डियक वैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप लिपिड प्रोफाइल से, CRP से, प्लाज्मा सेरामाइड से, फास्फोलाइपेज A2 से, ये पैरामीटर हैं जिनको आप करा के अगर वो नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हैं तो आप पता कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस हैं। अब इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का एसोसिएशन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इन दोनों से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग प्लस ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि यूरिया, क्रेटिनिन, तो आपको ये सब टेस्ट कराने पड़ेंगे। बाकी और कौन से टेस्ट होते हैं जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया, इकोकार्डियोग्राम हो गया, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ हो गई, इकोकार्डियोग्राफी हो गया, कार्डियक MRI हो गया, कार्डियक कैथेटराइजेशन हो गया, कोरोनरी एंजियोग्राफी हो गया, कार्डियक एंजाइम्स एंड ट्रोपोनिन जिसके बारे में हमने बात किया, ब्रेन नाइट्रोटिक पेप्टाइड जो हमने बात की, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया एंड क्रिएटिनिन। तो ये एक टोटल लिस्ट है कार्डियक फंक्शन टेस्ट जिससे आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है तो कौन सी है, और आप कुछ टेस्ट से फ्यूचर रिस्क भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को फ्यूचर में कार्डियक प्रॉब्लम होने का चांसेस है या नहीं।